हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग इस टाइम इंग्लिश का चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और वो प्रैक्टिस सेट पिछला जो रिलेटेड रहा है एसएससी से, बट अब हमारा जो कुछ भी वर्क होगा वो रिलेटेड टू आपके बिहार प्राइमरी शिक्षक यानी बिहार का जो भी पहला पेपर में जो 25 क्वेश्चन आने वाला उससे भी रिलेट करेगा, और साथ ही साथ आपका एसएससी से भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या स्पेशल हम लेकर के आए हैं बिहार शिक्षक जो आपकी भर्ती होने वाली है यानी टीचर्स की। तो उसमें जो एक 25 ने पहला पेपर जो आपका आने वाला 25 नंबर के इंग्लिश है और बाकी के 75 के अदर लैंग्वेज, यानी तो उस 25 जो क्वेश्चन है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और वो प्रैक्टिस। तो ये मान के चले कि आपका जो ये अभी जो हमारा टारगेट चलेगा टिल एग्जाम तक वो रहेगा मैक्सिमम फोकस ऑन बिहार टीचर, यानी जो बिहार के टीचर वाली भर्ती है वैकेंसी उसको लेकर के है। तो आपका पूरा एग्जाम का शेड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो अगर आप इसमें अपीयर है यानी फॉर्म अपने भर रखा अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका पूरा कंप्लीट एक इंग्लिश वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे की नहीं कर रहा हूँ। तो इंग्लिश वाला जो सेक्शन होगा उस पर आप लोग पूरा कमांड बना पाएंगे। और जैसे कि वो पहले ही मतलब सबके लिए कॉमन है, अनिवार्य है, बाकी सब्जेक्ट में ऑप्शनल जरूर है, बट इंग्लिश एक ऐसा है जो कॉमन है, सभी के लिए है। तो वहाँ पे पढ़ना आपका कंपल्सन है, नहीं मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो विदाउट इसको मतलब पढ़े तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो इसको पढ़िए और एक इजी वे से मैं आपका ये क्लियर करा दूंगा। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें अभी तो टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ, लेकिन अभी आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, तो जरूर इसे कंटिन्यू करेंगे और वॉच करेंगे। आई होप आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। तो चलिए आज उसके में से एक टॉपिक को मैंने लिया है जिसमें से जिसको नाम देते हैं हम लोग क्या, OWS। तो OWS क्या चीज होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेशन 1। तो याद रखें इसको, इसमें एंजॉय भी करेंगे आप। चलिए तो देखते हैं क्या कुछ हम लोग कर पाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग तो पहले समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें होता है क्या है कि एक अत्यधिक मतलब कई वर्डों के लिए एक वर्ड बनाना होता है, यानी कि कई वर्ड को एक वर्ड में कह देना, यही आपका कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलो देखते हैं कि आज के सेशन में क्या कुछ हो पाता है ना। देखो तो प्रैक्टिस सेट 1 है, किसका है, OWS का। आज हमारा देखो पहले वाला जो यहाँ पे है, सबसे पहला अ पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहां से बिलोंग कर रहा हो, फॉरेन कंट्री से बिलोंग कर रहा हो, यानी वो अपने देश का ना हो, वो बाहरी देश का हो। तो ऐसे वाले व्यक्ति को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, ये आपको बताना है गाइस। तो चलो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, ज्यादा तो नहीं क्योंकि इतना इनफ है। अगर आपने इसको लर्न किया हुआ है तो आप इसे कर पाएंगे, अगर नहीं लर्न किए हैं तो लर्न आज कर लेंगे, पर करेंगे जरूर, लर्न करना ही है। और यहाँ कोई मीनिंग का शॉर्ट सर्किट रूल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे एक ही शॉर्टकट है, रिपीट एंड रिपीट, यानी लर्न एंड रिपीट एंड रिपीट, यानी याद करो, बार बार दोहराते रहो, यही इसका शॉर्ट ट्रिक है, और कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो अ पर्सन एक व्यक्ति बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, यानी दूसरे देश से बिलोंग करता है, तो क्या कहेंगे, नेटिव, भैया वो तो अपने यहाँ का हो जाएगा, रेजिडेंट वो भी हो जाएगा, इनहैबिटेंट ये अलग है। तो जो जाने वाला आपका आंसर है वो क्या है आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम आपको मिला है जो आपको यूटिलाइज करना है और इसको सही करना है। आई होप ये मैक्सिमम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम बता दो एग्जाम से पूछा गया है और मोस्ट रिपीटेड ये रहा है, तो ये छूटना नहीं चाहिए। मे भी आपके एग्जाम में हो सकता है। आइए ये मैं ले लेता हूँ पेन, है ना। चले गए, तो पेन मैंने ले लिया है, अब आपको बताना है आंसर। तो मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे, जो लोग नहीं कर पाए हैं देखिए,
तो जो विदेश से यानी दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है उसको हम कहते हैं क्या, एलियन। इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी फॉर कैट। कौन सा सही होगा गाइस, सी फॉर कैट ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल छोड़ना मत, इसे कर जाना, याद कर लेना यानी लर्न कर लेना। मे भी ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे छोड़ने से आपका नुकसान भी हो सकता है। कौन चाहता अपना नुकसान करना, इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे। चलो अब हमने क्वेश्चन नंबर आज का पहला तो कर लिया, अब लेते हैं दूसरा। ये कहता है समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, यानी कि वह चीज जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसे क्या किया जा सकता है, बचा नहीं जा सकता, वो क्या। देखिए तो यहां पर है कि समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, वह जिसे बचा नहीं जा सकता वो क्या है। देखिए ये कहता है इनडेलिबल, और ये कहता है इनएविटेबल, और ये कहता है इनविंसिबल, अब ये कहता है हमारा इनफैलिएबल। तो बताना है दोस्तों कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो पाएगा और कौन हमारे लिए परफेक्ट होगा। तो चलो देखते हैं कि आज के सेशन का क्या इंपॉर्टेंट है और कौन बेस्ट होता है। ऑप्शन मैंने रीड कर दिया है आपके इजी के लिए, ताकि आप हो जाएं बिजी टू गेस करेक्ट आंसर, यानी सही आंसर को चुनने में आप व्यस्त हो जाएं, क्योंकि मैंने आपके ऑप्शन को कर दिया है क्या है, मतलब इजी कर दिया रीड करके, है ना। चलिए चलो भाई, आई होप आप लोग कर लिए होंगे गेस ना, क्योंकि एक्सपर्ट तो आप वैसे भी हो, हैं। चलो डेफिनेटली कर लिया होगा। चलो अब ले चलते हैं आपको करेक्ट आंसर तक कि क्या करेक्ट आंसर जाने वाला है। तो ये रहेगा इनफैलिएबल। क्या रहेगा दोस्तों, इनफैलिएबल हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलो अब लेते हैं नेक्स्ट, लेते हैं नेक्स्ट का मतलब कौन सा ले लेते हैं अपना। तो यहाँ पे देखो, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ कोरस, है ना, सॉरी चर्च है बल्कि, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, यानी कि चर्च में जो एक ग्रुप में सिंग करते हैं लोग, उस ग्रुप के सिंगरों को क्या कहते हैं। ये बताना कि उन ग्रुप में जो सिंगर हैं उन्हें क्या कहेंगे। चलो ऑप्शन है गाइस आपका इस प्रकार, बैंड कहेंगे, होस्ट कहेंगे, और इसके चोयर कहेंगे या ट्रूप कहेंगे। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका सही, बताना है आपको। चलिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड इसको कंप्लीट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग करेंगे। चलो अपने 10 सेकेंड का यूज करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन सबसे सुटेबल है इस दिए हुए लाइन के लिए, यानी इस दिए हुए लाइन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट जाने वाला है। ठीक है, आई होप अपने आंसर तक तो पहुंच गए होंगे आप लोग डेफिनेटली। तो चलो लेते हैं अपना सही वाला, तो सही जाएगा ये चर, यानी कि ये जो अपना आंसर जाएगा वो जाएगा सी फॉर कैट के साथ। यही वो ऑप्शन है जो हमारा सुटेबल है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन ए चर्च, जो चर्च में मतलब सिंग करते हैं उनके लिए। चलो दोस्तों, तो ये 3 आपने क्वेश्चन कर लिया है, यानी 3 का आंसर आपको मिल गया, 3 सब्स्टिट्यूशन मिल गया। अब चलो अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं और अगला वाला प्रश्न सीखते हैं, ठीक है। पर इसके लिए ये करना होगा क्विट और फिर बढ़ेंगे आगे। चलो देखो, हाँ अब हम पहुंच गए नेक्स्ट लेवल पे। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये है, कौन सा, 6 मतलब 4 6 7 कितना होगा, 5। ये पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका कलर। गाइस यहाँ पे देखो ये मिसिंग है, सबसे पहले इसी को 5 बनाओ, यानी कि 5 करो, ये 6 नहीं है।
इसे 5 समझें, और यहाँ पे नंबरिंग मिसिंग है तो इसे क्या समझेंगे, 6 समझेंगे। चलो तो नेक्स्ट लेते हैं, हमारे पास क्या है 4। ये जो हल्का सा माइनर सा दिख रहा है इसको कर लेना 4। वन हु डज नॉट टायर इजली। अब ये पूछ रहा है कि एक वह जो आसानी से थकता नहीं है उसे क्या कहेंगे। एक वह जो आसानी से थकता नहीं है उसे क्या कहेंगे, तो चलो बताते हैं यहाँ पे डेफिनेटली इनइविटेबल, इनडिफेक्टिबल, और फिर कहते हैं इनडेलिबल, फिर कहते हैं इनफेलिबल। तो बताना कि कौन सा होगा सही, है ना। चलो फिर से मैं ऑप्शन पढ़ दूं, इनइविटेबल, इनडिफेक्टिबल, क्या है इनडिफेक्टिबल, और फिर है इनडेलिबल, और फिर है इनफेलिबल। तो बताना है कौन सा सही होगा। चलो गाइस अपना बेस्ट आंसर बताना है, 10 सेकंड आपको मिल जाते हैं गेस करने के लिए, ताकि इसमें आप सही कर पाओ, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा बेस्ट होगा ये बताना। चलो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पिछले कई एग्जाम्स में रिपीटेड रहा है। सो आपके सामने मैं इसे लाया हूँ, बड़े ही सेलेक्ट करने के बाद, काफ़ी रीड करने के बाद ये चीज़ आपके सामने आई है। तो चलिए देखिए, यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होने वाला है, इनडिफैटिगेबल, है ना, इनडिफैटिगेबल बोलेंगे तो ये वाला सही हो जाएगा आपका बी, बी फॉर बॉम्बे। अब चलो नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 5 की। तो 5 क्या कहता है, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी ये कहता है कि असंभव है, इम्पॉसिबल मतलब असंभव है, और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पूरी तरह से कठिन है, टू अंडरस्टैंड समझना, क्या टू अंडरस्टैंड समझना कठिन है, किस बात को लेकर, इनऑडिबल, इनकम्प्रिहेंसिबल, इनकम्पैटिबल और इनइविटेबल। तो बताना है इसमें से कौन सा वो है जो असंभव है या पूरी तरह से समझने के लिए कठिन है। चलो गाइस, तो अपने आंसर तक जाना और ये बताना कौन सा वो है जो पूरी तरह से समझने में असंभव है या तो वो पूरी तरह से कठिन है, कौन सा है ये बताना तुम, ठीक है। चलो, क्या इनऑडिबल, देखो इनऑडिबल कह रहा है ये सुनने से रिलेट नहीं है, कठिन पूछा है। इनकम्पैटिबल ये भी नहीं होना है। चलो, इनइविटेबल और असमय के लिए बताया गया है, ये भी नहीं है। तो जो है कठिन वो किसके लिए है, इनकम्प्रिहेंसिबल है, यानी ऑप्शन जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। कौन सा जाने वाला है, बी फॉर बॉम्बे जाने वाला है। अब चलो हम लोग लेने वाले हैं कौन सा, नंबर नेक्स्ट। तो नंबर नेक्स्ट हमारे सामने कौन सा है ये देखो और ये पढ़ो, है ना। देखो, a type of dome shaped shelter built from blocks of solid snow क्या कहलाएगा, ये बताना है कि a type of dome shaped shelter built from blocks of solid snow, यानी बर्फ से बने हुए, जो कौन सा शेप में बताया है कि डोम शेप में होगा, और वो शेल्टर बिल्डिंग उस रहने के लिए बनाया गया होगा, फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, बर्फ से बनाया गया होगा, उसे क्या कहेंगे ये आप ही बताएंगे और अपने आंसर के माध्यम से बताएंगे। आई विल गेस, आपको मिलते हैं 10 सेकंड बताने के लिए, ठीक है। चलो गेस कर लो।
गाइज ये देखो, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया कि ये आई अलग है, इसमें आई जुड़ा है, जिसे कहते हैं क्या है, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। ध्यान देना इसी को। तो गाइज ये ऑप्शन आपका सही होने जा रहा है। देखो ज्यादा समय न लेते हुए इसको करें क्लियर, तो ये आपका सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बर्फ से बना हुआ शेप, डोम शेप का है, शेल्टर बिल्डिंग फ्रॉम ब्लॉक्स सॉलिड स्नो है, उसी को कहेंगे क्या, इग्लू कहेंगे। चलो आई होप आपने इसको भी कर लिया होगा परफेक्ट वे से। अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ और, है ना। देखो चलो गाइस लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और पढ़ते हैं आगे। हाँ ओहो बैक चले गए, एक स्टेप और। हाँ अब चलो हम पहुंच गए अगले वाली स्लाइड पे और ले लेते हैं एक क्वेश्चंस। चलो पढ़ो नेक्स्ट हमारा क्या है कि दैट विच कांट बी टेकन बाय फोर्स। अब ये कहता है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो बाय फोर्स नहीं ली जा सकती है। अब उसको एक शब्द में क्या बताएंगे, एक वर्ड के माध्यम से बताएंगे। सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, वो ऐसा क्या है कि जिसको एक मतलब कि जिसको बाय फोर्स यानी दबाव से नहीं ले सकते। जैसे इम्प्रेग्नेबल, और फिर कहता है इनएसेसिबल, और फिर कहता है इनअप्रेहेंसिबल, फिर कहता है इम्यूटेबल। यानी कौन सा वो चीज है जिसको आप बाय फोर्स नहीं ले सकते हैं, वो बताना है। चलिए गाइस इंपॉर्टेंट अपना बनाए रहिए, अपना जोश बनाए रहिए, अपना जो एनर्जी है उस लेवल को बढ़ाते रहिए। और इंग्लिश है इसको प्रैक्टिस करना है, रटते हुए रहिए और प्रैक्टिस करते हुए रहिए। डेफिनेटली आप अपने एक अच्छे लेवल के स्कोर तक पहुंच जाएंगे, विच इज नीड फॉर यू एंड दैट इज आल्सो नेसेसरी फॉर यू। जो आपको एक नीडेबल चीज है वो आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो अब ये ऑप्शन मैंने पढ़ दिया है कि इम्प्रेजनेबल है, इनएसेसेबल है, इनअप्रीहेंसिबल है, इम्यूटेबल है। यहां पर जो ऑप्शन सही होने वाला वो कौन सा होगा गाइस, इम्प्रेजनेबल, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा ए फॉर एप्पल, है ना। चलो तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए फॉर एप्पल। अब चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये कहता है कि अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, एक बहुत बड़ा घर है और वो क्या है, प्रभावशाली है। कौन सा शाली है, प्रभावशाली है, यानी कि बहुत बड़ा घर है उस और प्रभावशाली भी है। उस घर को क्या कहेंगे, जरा आप बताना, ये दिखाना। मैसन कहेंगे या सैक कहेंगे या कैबिन कहेंगे या फोर्ट कहेंगे। तो देखो 10 सेकंड है, जो कहना हो वो कह दो, अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो और बता दो कि उस बड़े प्रभावशाली लुभावने से एक जो बिल्डिंग होती है उसे क्या कहेंगे। क्या उसे केबिन कहेंगे, नहीं कदापि नहीं, केबिन सबसे छोटी हुआ करती है। फोर्ट एक किला को कहते हैं, जो ये भी नहीं हो सकता। अब मामला बचता है तुम्हारा ए और बी में। तो देखो मैंशन मीन्स होता है कोठी, कोठी मतलब बहुत बड़ी जो हवेली हुआ करती है उसको पुराने जमाने में कोठी कहते थे। तो यही हो जाएगा आपका मैंशन, यानी ये वाला भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर 8 का भी क्या सही हुआ, ए सही हुआ। तो गाइज अब अगले वाले को पढ़ लेते हैं जो नंबर 9 पे है, वो आप ही के लिए है। वो है क्या, अ रैबिट्स ड्वेलिंग। अरे वाह, रैबिट्स ड्वेलिंग पूछा गया है कि एक जो खरगोश होता है उसके रहने का निवास का जो वो है वो क्या है, ड्वेलिंग, यानी ड्वेल मतलब निवास करना, वो क्या होगा बताइए। ऑप्शन देखिए आपके पास है, लायर है, डेन है और स्टिवाई है और फिर कहता है ब्यूरो है। क्या हो सकता है गाइस, 10 सेकंड में बताइए आप।
तो देखिएगा इस लगभग ये पूछा गया है आपसे रैबिट्स ड्वेलिंग के बारे में, तो बताना है कि ये कौन सा हो सकता है और क्या हो सकता है। ठीक है, चलो डेफिनेटली आप बताओगे, इंपॉर्टेंट है ये, जताओगे। चलो चलो ऑप्शन ले चलते हैं, क्या सही होगा। तो जो ये रैबिट्स ड्वेलिंग के बारे में बोला गया है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्यूरो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होता है कि जो रैबिट्स ड्वेलिंग के लिए आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, ब्यूरो। तो चलो गाइज अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर के लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड पे। कौन से स्लाइड पे चलना होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलो चलते हैं, ये रहा आपका अगली वाली स्लाइड। हाँ, अब यहाँ पर एक मतलब पेन ले लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ये रहा पेन का साइज, ये रहा कलर। अच्छा हाँ, अब ये साइड कर दे। चलो देखो, अब 10 नंबर को करते हैं मेंटेन। नंबर है 10, करना है मेंटेन कैसे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करते हुए करना है। अब देखो क्या है, अ साउंड दैट कांट बी हर्ड। अब ये कहता है कि एक ध्वनि है जो सुनी नहीं जा सकती है, यानी एक ध्वनि जो सुनी नहीं जा सकती उसको क्या कहेंगे। अब बताना, ये कहता है इनइविटेबल, ये कहता है इनकम्प्रिहेंसिबल, और ये कहता है इलिजिबल। इलिजिबल तो बताना है कि वो साउंड एक ऐसा साउंड है जिसको सुना नहीं जा सकता, उसे क्या कहा जा सकता है, बताना है ना। ऐसी ध्वनि या ऐसा साउंड कह लो जिसको सुना नहीं जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा। 10 सेकंड में बताना है आपको। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं क्या होता है आज का हमारा। ठीक है, ये देखो साउंड के बारे में पूछा गया, तो ये देखो इलिजिबल मतलब आप पठनीय, तो पढ़ने से तो रिलेट है नहीं, ये गया काम से। इनइविटेबल मतलब समय को बता रहा है, ये भी हटा दो। इनकम्प्रिहेंसिबल, कंप्रिहेंशन से कोई लेना देना नहीं, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, इनऑडिबल, जो सुनने में अयोग्य हो, जिसे सुना न जा सके, उसे इंग्लिश में इनऑडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनऑडिबल। वही पूछा था कि अ साउंड दैट कांट बी हर्ड, एक ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता। तो चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। बताना कि पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, यानी ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया। कैसे बनाया कि प्लांट हो या एनिमल हो या कोई पर्सन हो, अगर वो जो एक साधारण हाइट है, अगर वो उससे भी छोटा है तो उसे क्या कहा जाता है, ऐसे को क्या नाम दिया जाता है, आपको बताना है। कि जो एक साधारण हमारी ऊंचाई है यानी हाइट है, चाहे वो पौधे का हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, उसे क्या कहेंगे, बताना जरा यहाँ पे। क्रिएचर विच विजार्ड ड्वार्फ, क्या जिसकी हाइट कम हो उसे चुड़ैल कहेंगे, गलत बात। क्या जिसका मतलब एक विजार्ड मतलब जादूगर होता है, तो क्या उसे जादूगर कह देंगे जिसकी हाइट छोटी होगी, कदापि नहीं कहेंगे, ये भी नहीं सही होगा। तो सही क्या होगा बताओ आप, है ना। अच्छा, तो जो साधारण हाइट से कम हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, बौना, टिंगू मियां। अरे ऐसा थोड़ी ना, यही है। अब उसे मजाक मत बनाओ, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं का मतलब उसे मजाक मत बनाओ, है साधारण हाइट से थोड़ा कम है तो उसे क्या कहेंगे, बौना। और बौने की अंग्रेजी क्या होती है, ड्वार्फ होती है। तो डियर ये डी से क्या बना, ड्वार्फ, और ऑप्शन भी सही होगा डी फॉर दलई। क्या सही हो जाएगा, डी फॉर दलई।
चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, 12 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। अ स्टूडेंट हु idly or without excuse absent himself herself from school। ओहो, ये देखो जरा, एक विद्यार्थी है जो साधारणतः बिना बहाना बनाए ही अपने आप को स्कूल से गायब कर लेता है, उसे क्या कहते हैं जरा बताना। 10 सेकंड में इसका आंसर दे देना कि एक ऐसा लड़का यानी एक ऐसा विद्यार्थी है जो साधारणतः बिना किसी बहाने का अपने आप को स्कूल से क्या कर लेता है, अब्सेंट, अनुपस्थित हो जाता है बिना कारण बताए। क्या कहेंगे उसे, बताना जरा। चलिए, तो जो स्कूल से बिना बताए गायब हो जाते हैं, बिना कोई एक्सक्यूज दिए चुपके से निकल जाते हैं, वैसे इस विद्यार्थियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में उन्हें ट्रुएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रुएंट। और ये हो जाएंगे स्कूल से बिना बताए हुए अगर आप चले जाते हैं, भाग जाते हैं, अगर मतलब स्कूल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया और आप कुछ भी काम की वजह से कैसे भी अगर आप स्कूल से निकल गए तो वो आपको क्या कहलाएगा? ट्रुएंट कहा जाएगा। तो डियर गाइस, ये आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। चलो, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है। वीडियो में अंत तक बने रहिए अगर इंपॉर्टेंट सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच गए हम लोग, तो ऐसे है ना। हाँ, अब देखो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच गए जहां पे हमें क्वेश्चन 3 मिलेंगे और करना होगा इन्हें भी हमें। देखो जरा, पेन ले लेते हैं पहले। चलो गए, अब 13 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं और ऑप्शन के साथ देखते हैं, एनालिसिस करते हुए कि कौन सा हमारा आंसर होगा सही, अब कैसे होगा सही। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली थ्री टू प्लेस टू अ प्लेस। अब ये कह रहा है कि अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, एक स्थान से जो बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, क्योंकि ये 3 नहीं है, 3 हटा दीजिए, ये 2 रहेगा सिर्फ। एक पर्सन हो, व्यक्ति हो या वस्तु, क्या क्या किन किन का नाम है? पर्सन है, जानवर है, पौधा। अगर वो कहीं से बिलोंग करता है किसी एक स्थान से तो उसे क्या कहेंगे? और ऑप्शन सीखते हैं। क्या उसे ऑक्युपेंट कहेंगे, नेटिव कहेंगे, एलियन कहेंगे, रेजिडेंट कहेंगे? कौन सा डेंट कहेंगे, बताना। तो गाइज यहां पे जो जाएगा आंसर आपका, देखना है कौन सा जाने वाला है, बताओ। क्या एक स्थान से जुड़ के जो रहेगा उसे विदेशी कहेंगे? गलत। क्या उसे रेजिडेंट? हाँ, हो सकता था, बट गाइज यहां पे जो हमारा जाएगा सबसे बेस्ट, उसे क्या कहेंगे? नेटिव, मतलब निवासी। क्या हो जाएगा? नेटिव मतलब निवासी। तो जरूर इसको याद रखना, ठीक है। अगला पढ़ लो। अ पर्सन, एक व्यक्ति, विदाउट अ सेटल्ड होम, उसका कोई सेटलमेंट नहीं है, ठीक। आर रेगुलर, ये 4 हटाओ। रेगुलर वर्क, कोई लगातार उसके पास काम नहीं है। हु वंडर्स, जो इधर से उधर घूम रहा है। फ्रॉम, प्लेस टू प्लेस, यहां से वहां घूम रहा है। लिव्स बाई बेगिंग, भीख मांग के रह लेता है। बताओ उसको क्या कहते हैं? यानी जिसका कोई घर नहीं है, यहां वहां घूमता है, भीख मांग के कहीं भी रह लेता है, तो बता दो कि उसे क्या कहा जाता है ना। अब 10 सेकंड में बताओ क्या कहते हैं। चलो ऑप्शन मैं सुनाता हूं। वाइग्रेंट, आवारा, ट्रुएंट या इटिनरेट। क्या पढ़ेंगे? इटिनरेट पढ़ेंगे और माइग्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, बताना। ऐसे व्यक्ति को जो इधर उधर घूमता हो और भीख मांग के कहीं भी रह लेता हो।
चलो, तो आई होप ऐसे को हमारे यहाँ हमारा कहते हैं, बट इंग्लिश वाले उसे वैग्रेंट का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर सही होगा ए। ऐसा व्यक्ति जो जिसका कोई घर ना हो, इधर उधर भटकता हो, कहीं भी रह जाता हो, उसे वैग्रेंट कहा जाता है। क्या आपको समझ में आता है? अरे बढ़िया है, फिर आता है तो चलो देखो। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है कि अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। एक स्टेट है जो परफेक्ट बैलेंस में है, वैसे राज्य को क्या कहेंगे? आप ही बता दो, क्या कहेंगे? छोड़ना मत। ऑप्शन देखो, इक्विनोक्स, इक्विनोक्स कहेंगे ना, इक्विवेलेंट कहेंगे ना, इक्विलेटर इक्विलेटरल कहेंगे ना, तो बताना क्या कह सकते हैं? इक्विलिब्रियम, इक्विलाइब्रियम कहेंगे। तो जी ऐसे स्टेट को जो परफेक्ट बैलेंस में होता है उसको इक्विलाइब्रियम कहा जाता है, इक्विलाइब्रियम कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, डेफिनेटली आपको ये समझ आया होगा। चलिए तो लेते हैं अगली स्लाइड और आपके लिए बताते हैं कुछ और। चलिए, छोड़ना मत भैया, आगे चलो। हाँ, ये रही आपकी अगली स्लाइड। चलो, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है सिस्टम। सिस्टम को पढ़ते हैं क्या? अ पर्सन हु ड्राज और प्रोड्यूस मैप। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? मैप अर्थात चित्र को बनाता है। तो चित्र को बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी चित्र अर्थात नक्शा, मैप से नक्शा ही मान लो, तो नक्शा बनाता है, उस नक्शा बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखो इस प्रकार है, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर और कोरियोग्राफर। कौन सा ग्राफर होगा ये बताना होगा आपको। चलिए दोस्तों, तो बताइएगा कौन सा हो सकता है? यानी कि जो मैप बनाएगा उसे क्या कहा जाएगा, है ना? चलो बताओ, बहुत सारी वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए, क्या उसे कैलीग्राफर कहेंगे? ना। क्या उसे कोरियोग्राफर? बिल्कुल नहीं। क्या लेक्सिकोग्राफर? ये भी नहीं। तो देखो, वो जो होता है अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या कहेंगे? मैप को बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। तो ये याद रखना, अपने पास रखना, सदा याद रखना। चलो, अब हम लोग सिस्टम तो कर लिए, 17 देख लो, सामने ही तो है, पढ़ लो। एन इनक्लोजर टू कीप बर्ड इन, यानी एक ऐसा स्थान मान लो, टू कीप जहां रखा जाता हो। किसको रखा जाता हो? बर्ड को रखा जाता है, यानी चिड़िया को रखा जाता है। ऐसे स्थान को क्या कहते हैं ये बता दो आप, जता दो आप, दिखा दो अपना नॉलेज, दम दिखा दो, किसी से कम थोड़ी ना हो और होना भी मत। अगर सीट रिजर्व करनी हो अपनी तो कम रहोगे तो नहीं होगा, दम तो रखनी पड़ेगी। दम रखना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है तो प्रैक्टिस करना है। चलो, बहुत कुछ बोल दिया मैं, तो पढ़ लो तुम। एक ऐसा स्थान बताओ जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, चिड़िया को रखा जाता है ना? वो क्या कहलाता है? चलो, स्टेबल, क्या वो स्टेबल कहलाएगा? क्या वो एपियरी कहलाएगा? क्या वो सनेक्चुरी कहलाएगा? क्या वो एवरी कहलाएगा? एवियरी, है ना? देखो, चुनो, सेलेक्ट करो कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो गाइज यहां पर जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा एवरी के साथ, यानी यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आपका? डी। समझ में आया? एवरी, एवियरी एक स्थान होता है, इंग्लिश में कहा जाता है जहां मतलब पशु को नहीं, पक्षियों को रखा जाता है, यानी चिड़ियों को रखा जाता है। देखो नेक्स्ट हमारा क्या, 18 नंबर की बात करते हैं। एन इनक्रिप्शन,
and in correct and in inscription on a क्या टम्ब स्टोन, यानी टॉम स्टोन कह लो। और फिर कहता है रिटन लिखा गया हो इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड, यानी डिसीज्ड की मेमोरी में लिखा गया हो, तो वहां पे क्या होगा, क्या कहेंगे? क्या वह उसको स्लैब कहेंगे? क्या उसको बासिलिका कहेंगे? क्या उसे इपिटफ कहेंगे? क्या उसे पिलर कहेंगे? बताना है दोस्तों कि उसे कहेंगे क्या। ठीक है, चलिए बताइए क्या कहेंगे जो एक टॉम्ब स्टोन पे लिखा हो। तो देखिए वैसे सिंपल, कुछ याद रहे ना रहे, अगर ये टॉम्ब स्टोन पे लिखने की बात कह दिया हो तो सीधे इपिटफ को लगा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर कैट, यानी टम्ब स्टोन यानी पत्थरों पे लिखा हुआ जो है उसे क्या कहते हैं, इपिटफ कहा जाता है। वो भी किसके मेमोरी में लिखा गया हो, डिसीज्ड के मेमोरी में। ठीक है, और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड, पढ़ो एक बार। देखो अब यहां पर दो क्वेश्चन है जो आज के सेशन का, आज के स्लाइड का, आज के एपिसोड का एकदम क्या होगा, मतलब लास्ट है ना, पर इंपॉर्टेंट तो है। समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कांट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। अब ये कहता है समवन हु बिलीव्स, एक वह जो विश्वास करता है, दैट की पीपल कांट चेंज द वे इवेंट, यानी पीपल वह परिवर्तन नहीं कर सकता, अर्थात लोग वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कौन सा, द वे इवेंट विल हैपन, जो होने वाला है उसे कोई बदल नहीं सकता, यानी अर्थात किस्मत पे भरोसा करने वाले लोगों को क्या कहते हैं आप विद इन 10 सेकेंड में बता दो, है ना। बिल्कुल, जो अपने आप पे नहीं, कर्मों पे भरोसा ना करके सीधे भाग्य पे भरोसा करता हो, है राम जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, तो फिर वो वही दिखा होगा जहां बैठ के सोचा होगा। ठीक है, तो भाग्य भरोसे रहने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, हे राम वही होगा जो लिखा होगा, जो कहा होगा वहीं पे बैठा होगा। तो बैठने से कुछ नहीं होगा, है ना। फिलहाल यहाँ पे यही बताना है कि जो भाग्य भरोसे होता है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चलो बताते हैं, आ जाओ। क्या उसे शेयर कहते हैं ना, पहले पेन तो लिया ही नहीं, बताने चल दिया मैंने। हा? ये रहा आपका पेन, ये रहा आपका, ये रहा, चलो ये देखो। तो ऐसे व्यक्ति को, ओहो मैं कहां से कहां आ गया, ये तो बड़ा ही गड़बड़ हुआ, इतना पीछे कैसे आ गया जी, अब से ही पहुंच गया। अब ये पेन तो लिया ही नहीं था मैंने, पेन ले लिया कि गए, इस पेन तो ले लेने दो, फिर पढ़ाते हैं तुमको। हाँ चलो देखो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हम शेयर कहेंगे, क्या हम उसे प्रॉफिट कहेंगे, क्या हम उसे फैनेटिक कहेंगे, क्या उसे फैटलिस्ट कहेंगे? जी हाँ, उसे क्या कहेंगे, फैटलिस्ट। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हुआ, जो भाग्य भरोसे रहता है, मंदिर में घंटी बजाता है, भगवान भला कर दो भला कर दो। अरे भला करने कहने से थोड़ी ना हो जाता, ठीक है, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, बिना कर्म के थोड़ी ना होगा, सब कुछ भाग्य भरोसे नहीं होता। चलो भाग्य भी उसी का साथ देती है जो कर्म करता है, तो कर्म करो, भाग्य की चिंता ना करो, है ना। यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिसबैलेंस कह दो, ये इसे हटा दो और इसे हटा दो। अब देखो हुआ क्या, ये नंबर पे है ए पे और ये नंबर पे क्या है, नंबर देखो ये भी मैंने गड़बड़ी लिखा, ये नंबर ये है और ये नंबर आपका सी है। बताना, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, ओहो ये बताना है कि पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, समान समय में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको, वो भी 10 सेकंड में। लास्ट है, बेस्ट है, ये गलत मत कर देना तुम लोग, ये आसान है, कई बार पूछा गया है, अब संभाल लेना तुम लोग, है ना। देखो पहला ऑप्शन कहता है कंटेम्परेरीज, दूसरा कहता है कॉस्मोपोलिटन और तीसरा कहता है कंपेट्राइज।
क्या कहता है, कंपैट्रियट्स कहता है, और चौथा ऑप्शन कहता है कलीग्स। अब तुम क्या कहते हो ये तो बताओ, सब ऑप्शन तो कह दिए अपने आप में, तुम कौन से ऑप्शन को कहते हो, है ना, ये देखना है और बताना है, सिखाना है। चलो भूल मत जाना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। चलो, ओहो काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ हाँ बिल्कुल है। चलो देखते हैं कौन सा सही होता है। तो अगर कुछ पर्सन है, कुछ व्यक्ति हैं जो एक ही समय में रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, ये आप बताओ क्या कहोगे। चलो देखो, एक समय में रहने वालों को कहा जाता है कंटेम्पोररीज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सही होगा, ए फॉर एप्पल। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन इसी कंटेम्पोररीज के साथ होगा समाप्त। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। जितने लोग एसएससी या तो बिहार या तो यूपी टेट या तो किसका सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे, यानी किसी भी रिलेटेड एग्जाम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का नाम है, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पढ़ने का काम है, तो कर ले ये नाम अपने काम और ये आएगा आपके काम। जरूर इसे रट ले, और डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि ये वाली सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी और ये सीरीज मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे फ्री सब कुछ तो होता ही है, लेकिन फ्री में बहुत सारे आपको एक पेड जो चैनल है उनके बराबर लगभग आपको इस पे मिल जाएगा, और बराबर किसी से कंपेयर करना नहीं है, तो मैक्सिमम आपको इस पे मिल जाएगा कंटेंट, आपको ओरिजिनल टू ओरिजिनल होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो डियर गाइस, जरूर आप करें थोड़ा सा सपोर्ट, लाइक कमेंट एंड शेयर करने में, बाकी का अपना छोड़ दे, मैं खुद कर लूंगा केयर, और आप ही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा शेयर। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, बाकी की चीजों के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान देते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।